नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दिनेश बिश्नोई, सहायक आचार्य हिंदी। आज की हमारी इस कक्षा का विषय रहेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, जिसमें हम साहित्य के इतिहास का अर्थ, साहित्य इतिहास दर्शन एवं उनसे संबंधित विभिन्न लेखकों की या आलोचकों की क्या क्या परिभाषाएं हैं एवं प्रमुख साहित्य इतिहासकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए और हम अपनी मुख्य बिंदु से चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम साहित्य के इतिहास से पूर्व हमें इतिहास के अर्थ को जानना होगा। इतिहास के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत हैं उनके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि साहित्य का इतिहास है वो इतिहास से असंबद्ध नहीं है, वो उससे संबंधित है। इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, यानी इतिहास पूर्व की घटनाओं, अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनका विवरण प्रस्तुत करने का कार्य करता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। अतीत का कोई भी तथ्य हो, कोई भी तत्व हो, प्रवृत्ति के वर्णन हो, विवेचन हो, विश्लेषण हो, जो घटित हो चुका है उसका वर्णन अगर हम कालक्रम की दृष्टि से करते हैं तो वो इतिहास कहा जाता है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करने का कार्य करता है। इतिहास को हम अगर कला के अर्थ में लेते हैं तो आत्मप्रक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अनुभूति एवं ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, और विज्ञान के अर्थ में लेते हैं तो वस्तुप्रक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक यानी खोज की पद्धति में लेते हैं। अब इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कौन सा रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है वो आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवाद से प्रेरित रहा है। भारतीयों ने अपने इतिहास लिखने में प्राय आदर्शवाद को अत्यधिक महत्व दिया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्राय सामयिक तत्कालीन तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। भारतीय इतिहासकार सामयिक तत्वों को कम महत्व देकर प्राचीन जो मूल्य हैं चिरंतन, उनको अधिक महत्व देते हैं। भारतीय इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, पाश्चात्य इतिहासकार प्राय यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी जो जैसा घटित हुआ है उसका वैसा ही वर्णन करना। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इसे खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया। इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। इतिहास भौतिक और प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना से इतिहास को एक नवीन दृष्टि देने का कार्य किया है। अब बात करते हैं साहित्य इतिहास दर्शन। साहित्य के अंदर इतिहास का जो दर्शन है उसकी चर्चा। सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध नहीं है। अतः साहित्य का इतिहास भी असंबद्ध नहीं है। हम जब सामान्य रूप से इतिहास की बात करते हैं तो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, परंतु संसार के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका इतिहास से संबंध नहीं है। उसी प्रकार हमारा साहित्य का इतिहास है वो भी संबंधित है, उससे अलग नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय क्रियाएं इत्यादि का अध्ययन करते हैं, परंतु साहित्य के इतिहास में हम उनकी जगह जो हमारी साहित्यिक रचनाएं हैं इनका अध्ययन है वो हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। फ्रेंच विद्वान टेन
के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रकृतियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व शामिल रहते हैं। कितने प्रकार के तत्व? 3। और वो तत्व हैं जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये 3 तत्व हैं जो साहित्य के इतिहास में सम्मिलित रहते हैं। साहित्य के इतिहास के संबंध में जर्मन चिंतकों ने युग चेतना को सिद्धांत दिया, स्पिरिट ऑफ एज का सिद्धांत। मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 3 हैं, वो 3 तत्व देते हैं साहित्य के इतिहास के लिए। जर्मन चिंतक हैं, वो युग चेतना का सिद्धांत देते हैं। मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचक हैं, वो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद और वर्ग संघर्ष एवं आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। फिर साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित 5 तत्वों पर विचार किया जाना आवश्यक है, और वो 5 तत्व हैं। उनमें प्रथम सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व, यह प्रथम तत्व है जो साहित्य इतिहास लिखने के लिए। दूसरा है परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा। तीसरा वातावरण, तत्कालीन जो आसपास का वातावरण है। फिर द्वंद्व, उसमें संघर्ष द्वंद्व है, और अंत में है संतुलन। ये 5 तत्व जब हमारे साहित्यकार के मन में होते हैं तो साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। साहित्य का इतिहास मात्र बौद्धिक अनुशासन ही नहीं बल्कि साहित्य की रक्षा करने में आवश्यक हेतु भी है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे साहित्य के इतिहास के संबंध में कहते हैं, साहित्य न तो अतीत की आराधना का मार्ग है और न ही वर्तमान से पलायन का साधन। साहित्य से न तो आप अतीत के अंदर जो घटनाएं घट चुकी है उन तो उनसे उनकी आराधना कर सकते हैं और न ही वर्तमान के समय से आप पलायन कर सकते हैं। ये परिभाषा प्रोफेसर मैनेजर पांडे की। बालकृष्ण भट्ट हैं, वो कहते हैं साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो साहित्य के इतिहास के संबंध में कहते हैं साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। साहित्य की चेतना में वह शक्ति अंतर्निहित होती है कि जो कार्य बड़ी बड़ी तलवारें बम तोप नहीं कर पाती वह कार्य साहित्य कर देता है। यानी कहते हैं कि भाई जो कार्य साहित्य करता है वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकती हैं। ये परिभाषा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सितारे कहते हैं जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाई प्रत्येक देश का साहित्य है वो वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति हैं उनका प्रतिबिंब होता है, और जैसे जैसे उनकी जो प्रवृत्ति हैं जो उनके मन के अंदर विचार होते हैं उनमें जैसा जैसा परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन आता जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, और स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि साहित्य का लक्ष्य ऐसा समाज का मनुष्य है वही इस साहित्य का लक्ष्य है। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य के इतिहास के संबंध में कहते हैं साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। जो हमारे मन के अंदर हमारे समाज के अंदर जो अभिरुचि हैं बदलती हैं एवं जो संवेदनाएं हैं वही साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। साहित्य के इतिहास के संबंध में भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियां। साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया उस पद्धति के संबंध में। प्रथम पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। यह अविकसित पद्धति है। इसमें रचनाकारों का परिचय है वो काल क्रम से न देकर आकार आदि क्रम से दिया गया है। वर्णमाला के जो अक्षर क्रम है उससे दिया गया। जैसे अ पर अगर कोई कवि आ रहा है तो सर्वप्रथम चाहे वो रीतिकाल का हो चाहे आधुनिक काल का हो उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा। आदिकाल का कवि और
दांव पे आ रहा है तो उसका स्थान बाद में दिया जाएगा और उससे बाद का कवि है वो पहले दिया जाएगा। ये साहित्य इतिहास लेखन की प्रारंभिक पद्धति है और अविकसित पद्धति है। इसका प्रयोग साहित्य इतिहास के अंदर गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने किया है। गारसा दत्तासी जो साहित्य के इतिहास एतवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखते हैं और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर हैं जो शिव सिंह सरोज लिखते हैं, उसमें इस वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हैं या उस पद्धति को अपनाते हैं। दूसरी पद्धति है कालक्रम पद्धति। इसके अंदर साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत वर्णमाला के क्रम के अनुसार न देकर कालक्रम के अनुसार दिया गया। इसमें रचनाकारों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार, विशेष इसमें रचनाकारों का कालक्रम है न कि रचनाओं का। इसमें जो विशेष रूप से ये है कि जो रचनाकार हैं उनका कालक्रम दिया गया है न कि रचनाओं का कालक्रम। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने इस पद्धति को अपनाया। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति और यह वैज्ञानिक पद्धति है ये तथ्य प्रस्तुत करने का कार्य करती है और इस पद्धति के अंदर जो इतिहासकार होता है वो स्वयं तटस्थ बने रहने की कोशिश करता है और स्वयं तटस्थ रहते हुए साहित्य के अंदर तथ्यों को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के अंदर इस पद्धति को अपनाया है। अगली है पद्धति, वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता हैं वो तैन माने जाते हैं। इन्होंने इस पद्धति को उद्भावित किया या इस पद्धति का सृजन किया और इसका है कार्य और कारण का संबंध। जो कार्य हो रहा है और जो कारण है उसके बीच में जो संबंध है वो इस पद्धति के अंदर महत्व दिया जाता है। और इस पद्धति की एक दूसरी खासियत है वो यह है कि यह पद्धति तत्कालीन जो तत्व हैं उनका अध्ययन कर समाज के अंदर एवं साहित्य में संबंध स्थापित करती हैं। तत्कालीन तत्व जो भी हैं उसके अंदर मिलते हैं उनको महत्व देती हैं, पूर्व की या परंपराएं उनको ये महत्व नहीं देती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी के अंदर विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। विशेष इसमें परंपरा के मूल्यांकन को महत्व नहीं, युगीन प्रवृत्तियों को महत्व दिया जाता है। जो परंपराएं होती हैं उनको न महत्व देकर तत्कालीन उस रचना के आसपास या उस समय के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है उस घटना को महत्व दिया गया है, न कि जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको महत्व नहीं दिया गया। अगली पद्धति है समाजशास्त्री पद्धति। ये मार्क्सवाद पर आधारित है। मार्क्सवाद के भौतिक विकासवाद, द्वंद्व, आर्थिक संघर्ष इत्यादि को सम्मिलित यह पद्धति है और वर्तमान में साहित्य इतिहास लेखन के अंदर समाजशास्त्रीय पद्धति है जो काफी हद तक सही भी मानी गई है। अब साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियों के बाद प्रमुख साहित्य इतिहासकार, उसमें सर्वप्रथम नाम है वो गारसा द तासी का है, क्योंकि गारसा द तासी ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया। ये पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास इनकी पुस्तक है एतवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी और इसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा है। कौन सी भाषा है? फ्रेंच। साहित्य का इतिहास पहली बार हिंदी भाषा के अंदर नहीं लिखा गया, फ्रेंच भाषा विदेशी भाषा के अंदर लिखा गया और वो लिखने वाले पहले विद्वान हैं वो गारसा द तासी है जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया। इसका प्रथम संस्करण है, उस प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 के अंदर और दूसरा भाग 1847 में, और इसी का दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी के अंदर 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये 2 संस्करण के अंदर है। प्रथम के 2 भाग हैं 1839 और 1847 और दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और वो भी 3 खंडों में। इनकी लेखन पद्धति हमने पूर्व में भी बात की, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है और इन्होंने किसी भी प्रकार के काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है, केवल कवियों को आकार आदि क्रम से सम्मिलित करने का कार्य किया है। और इस पुस्तक का अनुवाद, क्योंकि यह पुस्तक है जो मूलतः फ्रेंच भाषा के अंदर है, तो इसका अनुवाद 1952 के अंदर हिंदू साहित्य का इतिहास
नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इसमें कुल कवियों की संख्या है वो 738 हैं। इसमें से अधिकांश जो कवि हैं वो उर्दू के हैं, परंतु 72 कवि हैं जो हिंदी के हैं, उनको शामिल किया। और क्योंकि ये हिंदी को गंवारू बोली कहते हैं, बद्दी बोली कहते हैं और उर्दू के हिमायती हैं, इसीलिए इन्होंने हिंदी के स्थान पर उर्दू के कवियों को सम्मिलित करना उचित समझा। दूसरे साहित्य इतिहासकार हैं वो मौलवी करीमुद्दीन, जिन्होंने तज़किरा ए सूरा ए हिंदी 1848 में लिखी। इसकी भाषा है वो उर्दू है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इसमें केवल हिंदी के कवियों की संख्या है वो 62 हैं। अगले साहित्य इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर, जिनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज 1883 और हिंदी भाषा के अंदर लिखी प्रथम साहित्य इतिहास पुस्तक है। शिव सिंह सरोज ऐसे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी भाषा में लेखन का प्रयास किया और उसका प्रकाशन वर्ष है 1883। लगभग 1000 कवियों को शामिल किया। अगर हम संख्यात्मक रूप से माने 838 कवियों को उन्होंने सम्मिलित किया। इनकी भी लेखन पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है, न कि कालक्रम। अब प्रश्न ऐसा बनता है कि इनमें से कौन से साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है, तो कारशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति आकार अधिक्रम को कवियों के नाम लिखे और उन कवियों को स्थान दिया। हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आरपीएससी अमूमन हर बार पूछती है कि साहित्य इतिहास का कौन सा ग्रंथ है जो प्रस्थान बिंदु माना जाता है, तो प्रस्थान बिंदु है वो कौन सा है, शिव सिंह सरोज है। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत दिए, पर वे संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं है। इन्होंने कोशिश की उनका जन्म काल है, उनका जो रचना काल है वो बताने की, परंतु वो जो संकेत मिले हैं वो विश्वसनीय नहीं लगते, क्योंकि उनमें बहुत सारा अंतर मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन एवं मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इतिहास ग्रंथ न होकर केवल वृत्त संग्रह हैं जो बहुत सारे कवियों को संकलित करने का कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर का उल्लेख किया एवं शिव सिंह सरोज है उसका प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी बताया। आचार्य शुक्ल हैं जो अपने साहित्य के इतिहास पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम हैं वो शिव सिंह सेंगर के लिखित जो शिव सिंह सरोज है उसका उल्लेख करते हैं और उसका रचना काल है वो 1883 बताते हैं। अब अगले साहित्य इतिहासकार हैं वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। ये उत्तरी आयरलैंड निवासी हैं और अंग्रेजी के विद्वान हैं। इन्होंने जो अपना साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है वो अंग्रेजी के अंदर लिखा है। कहते हैं कि वास्तविक रूप से अगर कोई साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाए तो वो जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी भाषा है वो हम पूर्व में बताए अंग्रेजी हैं। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ और इन्होंने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर यानी देसी भाषा का है और स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि भाई मैं मेरे साहित्य के इतिहास के अंदर केवल और केवल हिंदी के कवियों को स्थान देता हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इसका प्रकाशन वर्ष है 1889 ईस्वी मानते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी हैं वो 1889 ईस्वी मानते हैं और इसका अनुवाद क्योंकि ये दूसरी भाषा में लिखा गया तो सन 1957 के अंदर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं गिरियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है।
अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने, या ये पूछा जाए कि ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हैं न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है, तो ये ग्रियर्सन के इतिहास के संबंध में किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। और डॉक्टर नगेंद्र सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। इसमें 952 कवियों को सम्मिलित किया गया और ये 952 के 52 कवि हैं वो हिंदी के हैं, दूसरी किसी भाषा के नहीं हैं। इन्होंने पद्धति हैं वो कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है, न कि वर्णानुक्रम पद्धति को। ये कालक्रम के माध्यम से साहित्य इतिहास का वर्गीकरण करने का कार्य करते हैं और प्रथम बार काल विभाजन का भी ये प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कवि बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यक उर्दू के लेखकों का ही मैंने इन अंतिम को, उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। वो कहते हैं कि जो संस्कृत के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें मैं, उन कवियों को मैं बार कर रहा हूँ। प्राकृत जो कवि बोलचाल की भाषा थी, परंतु वर्तमान के अंदर प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं है, इसीलिए उसे भी बार कर रहा हूँ। फिर अरबी फारसी के जो भारतीय लेखक हैं उनको विचार से बाहर कर रहा हूँ। और फिर स्पष्ट कहते हैं कि विदेश से लाई गई साहित्यिक जो उर्दू भाषा है इनको भी मैं बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि इन पर जो अंतिम उर्दू हैं इन पर तासी हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने विचार रख दिए हैं और उनको सम्मिलित कर लिया है। अतः मैं केवल और केवल हिंदी के जो कवि हैं, साहित्य देसी भाषा वर्नाक्युलर जिसे कहते हैं, उन कवियों को मैं स्थान देता हूं और इन्होंने उसके अनुसार 952 हिंदी के कवियों को शामिल किया है। इन्होंने कुल ग्रंथ जो आधार ग्रंथ रखे हैं उनकी संख्या है 17। तो वो पूर्व में जितने भी साहित्य इतिहास से संबंधित हो या फिर पूर्व के जो कवियों के वर्णन विवेचन विश्लेषण संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको आधार में रखकर, तो उनके आधार ग्रंथों की संख्या कितनी है? 17 हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने ग्रंथों को अपने साहित्य के इतिहास लेखन में आधार के रूप में रखा? तो 17 ग्रंथ हैं और इन्होंने अपने साहित्य के इतिहास को 12 अध्यायों में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय है वो काल विशेष का सूचक माना जाता है। इनका महत्व हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण एवं भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि जो हिंदी का भक्ति काल है वो स्वर्ण युग है। इनकी एक अन्य रचना है जिसका नाम है भाषा सर्वेक्षण। यह भी काफी प्रसिद्ध रचना है। भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अब अगले साहित्य इतिहासकार हैं वो हैं मिश्र बंधु। 3 भाई हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों भाई मिश्र बंधु के नाम से विख्यात हैं और इन्होंने 1913 के अंदर एक पुस्तक लिखी, साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। यह 8 कालखंडों में विभाजित साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं। इसके 8 कालखंड में विभाजित है, न कि ये खुद 8 खंडों में विभाजित हैं। ये खुद हैं वो 4 भाग में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों के अंदर जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। तो मूलतः ये खुद 4 भाग के अंदर हैं, परंतु इन्होंने साहित्य इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित करने का कार्य किया। 8 में से भी मूल रूप से
5 कालखंड हैं जो विभाजित करने का कार्य करते हैं और अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के अंदर लगभग 5000 कवियों को सम्मिलित करते हैं। 5000 कवि, 4591 कवियों को शामिल करने का कार्य करते हैं, मतलब बड़ा। और आचार्य शुक्ल हैं इनके लिए भारी वृत्त, महावृत्त संग्रह का शब्द का प्रयोग करते हैं। शेष सारे हैं वो वृत्त संग्रह, परंतु मिश्र बंधु विनोद हैं वो महावृत्त संग्रह हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी ये प्रयास किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसका महत्व, इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट किया। जो मिश्र बंधु विनोद हैं ये आगे के जो साहित्य इतिहासकार हैं उनके लिए बहुत आधार के रूप में रहा, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद के अंदर बहुत से ऐसे कवि जो अज्ञात थे उनको प्रकाश में लाने का कार्य करते हैं और बाद के जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं वो इनका सहारा लेकर, इनके सहारे से उनको ज़्यादा खोजबीन, ज़्यादा प्रयास न करना पड़ा, क्योंकि कवियों के बारे में अधिकांश रूप से 5000 कवियों को वो संकलित करने का कार्य करते हैं, उनको स्थान देने का कार्य करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मिश्र बंधु विनोद परवर्ती इतिहास लेखकों के लिए एक आधार ग्रंथ के रूप में काम करता रहा है। इनका प्रयास जो 5000 कवियों को संकलित करने का रहा, तो आचार्य शुक्ल उनके लिए कहते हैं कि जो परवर्ती साहित्य इतिहासकार हैं उनके लिए आधार ग्रंथ के रूप में इन्होंने पद्धति अपनाई है, वो है तुलनात्मक पद्धति। साहित्य इतिहास के अंदर तुलनात्मक पद्धति अपनाने वाले हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के अंदर अपनाई है। और ये कवियों के नाम पर भी काल विभाजन करते हैं, अलंकृत काल के अंदर सेनापति काल, भूषण काल इत्यादि। तो इनके द्वारा कवियों के नाम पर भी काल विभाजन किया गया। आचार्य शुक्ल कहते हैं कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने की पद्धति को जन्म दिया। इन्होंने एक भाग, जैसे प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक को पूर्व और उत्तर, माध्यमिक को पूर्व और उत्तर, ऐसे एक ही कालखंड को अलग अलग 2 उपभागों में बांटने का कार्य किया। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने साहित्य इतिहास के कालों के नाम को दोहरा नामकरण देने का काम किया। प्रश्न, दोहरा नामकरण किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक ही कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने का आए तो मिश्र बंधु हैं। अगले साहित्य इतिहासकार हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विधेयवादी साहित्य इतिहासकार। इन्होंने अपने साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति को अपनाया। इन्होंने तत्कालीन तत्वों को महत्व दिया, परंपरा को महत्व कम दिया। इनकी जो पुस्तक हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और संशोधित परिवर्तित रूप है वो 1940 के अंदर। यह ग्रंथ मूल रूप से नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है उसमें हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया। प्रारंभ में जो इनका साहित्य इतिहास है ग्रंथ हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से नहीं, वह हिंदी साहित्य के विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा है उसमें जनता की चित्तवृत्तियों को आधार माना है। जनता की जो कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होते हैं। उन्होंने अपना साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 400 स्पष्ट काल खंडों में विभाजित करने का कार्य किया। पहली बार जो 900 वर्षों का इतिहास है इस इतिहास को 4 खंडों में स्पष्ट रूप से विभाजित करने का प्रयास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इन्होंने आधार रूप में मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर द्वारा रचित कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि, ये 4 हैं जो आधार ग्रंथ के रूप में लेते हैं और इन्हीं आधार ग्रंथों के आधार पर अपने साहित्य इतिहास लेखन का कार्य करते हैं। तो निम्न में से पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से
कौन सी पुस्तक को अपने साहित्य इतिहास लेखन में आधार ग्रंथ के रूप में नहीं माना है, तो ये चारों हैं जो आधार ग्रंथ हैं। दूसरा पूछा जाएगा तो वो आधार के रूप में नहीं। इनका महत्व, इन्होंने जो पूरा भक्ति काल है उसको 4 भागों में विभाजित कर शुद्ध धार्मिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान किया। इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों के अंदर बांटा है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इन्हें 4 भागों में विभाजित करने का कार्य वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं को साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इन्होंने कवि चाहे कितना ही प्रसिद्ध हो, अगर उसकी रचना प्रसिद्ध नहीं है तो उसे उन्हें उतना महत्व नहीं। उन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन किया, न कि कवि खुद कवि के जीवन को या कवि के व्यक्तित्व को महत्व न देकर रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया। अब इनके साहित्य इतिहास में कुछ सीमाएं हैं, वो ये हैं कि ये केशव को अलंकारवादी आचार्य कहते हैं और अलंकारवादी आचार्य कहते हुए रीति काल में स्थान न देकर वो भक्ति काल के फुटकल कवियों दे देते हैं। परंतु केशव हैं, उन्होंने रसिक प्रिया के अंदर रस का सांगोपांग विवरण किया, परंतु ये हैं जो प्रवर्ती कवि हैं उनको रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में या रीतिकाल में स्थान देते हैं। केशव को ये स्थान नहीं देते हैं। संत काव्य जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा का को इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित मानते हैं और कहते हैं कि ये जो संत काव्य हैं ये इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है उससे प्रभावित हैं। और दूसरा जो प्रेमा आख्यान परंपरा है सूफी मसनवियों से प्रभावित मानते हैं और विदेशी मानते हैं। ये इनकी कुछ सीमाएं हैं। भक्ति काल को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन मानते हैं। भक्ति काल कहते हैं कि जो भक्ति काल है ये मुस्लिम का प्रभाव है। अपने पुरुष से हताश जनता के लिए ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण है वो युगवादी था। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि उनका दृष्टिकोण युग के संबंध में था। तो उन्होंने जो अपनी साहित्यिक परंपराएं थी प्रवृत्ति विशेष को चित्तवृत्ति हैं उसके प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण करने का कार्य किया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। सीमाएं चाहे कितनी भी हो, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो साहित्य का इतिहास है वह वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर है। अगले हैं आचार्य, वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने साहित्य इतिहास से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी। उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ये क्रम एवं पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनकी दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और तीसरी साहित्य इतिहास से संबंधित है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। इनके द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल जी की धारणाओं को सबल खंडन किया है। शुक्ल जी ने जो धारणाएं हैं उनका खंडन करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने जो शुक्ल जी के द्वारा मान्यताएं स्थापित की गई उन मान्यता को अब सबल प्रमाणों के आधार पर खंडन करने का कार्य किया। आचार्य शुक्ल ने जहाँ युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया, जबकि आचार्य द्विवेदी हैं वो परंपरा को महत्व देते हैं तथा युगीन प्रभाव का खंडन करते हैं। आचार्य शुक्ल तत्कालीन जो स्थिति है उसको महत्व देते हैं, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा को महत्व देते हैं और तत्कालीन प्रभाव का खंडन करते हैं। आचार्य द्विवेदी भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन प्राचित हिंदू जाति के निराशा से उद्वेलित हैं और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया इसका परिणाम। वो कहते हैं कि जो भक्ति काल है वो सहज जो हमारी परंपराएं हैं उसका विकसित रूप है, न तो कोई इस्लाम का प्रभाव है न ही उस इस्लाम के प्रभाव से जो हिंदू जाति है निराश हो चुकी है उसका तदयुगीन प्रभाव भी कुछ नहीं है। फिर कहते हैं द्विवेदी हिंदी का संत काव्य है पूर्ववर्ती सिद्धों नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। वो संत काव्य को सिद्ध नाथ उनकी अगली कड़ी के रूप में मानते हैं और उसके ऊपर बाहरी विदेशी प्रभाव न मानकर भारतीय जो परंपरा का प्रभाव है उसे ही स्वीकार करते हैं। अगले साहित्य इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो इनका साहित्य इतिहास पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
ये दो भागों में है। प्रथम भाग है वो 1936 के अंदर, दूसरा भाग है वो अभी तक अप्रकाशित है, यानी यह रचना है वो अधूरी रचना है। इसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है, दूसरा भाग अप्रकाशित। इन्होंने आधार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को रगा है। इनका जो साहित्य इतिहास है 693 से लेकर 1693 तक का इसमें संकलन और विवरण दिया गया है, क्योंकि अधूरा है। प्रथम भाग ही प्रकाशित है, दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है। और इसका महत्व यह है कि संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया। जो इन्होंने अपना ग्रंथ है उसे 7 प्रकरणों में विभाजित करते हुए जो चारण काल माना गया, चारण काल से पूर्व वो संधि काल जोड़ने का भी काम करते हैं। और इन्होंने भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखा है उसको कर्मश, संत काव्य और प्रेम काव्य नाम देते हैं। निर्गुण काव्य को, निर्गुण काव्य धारा की 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा उसे ये कहते हैं ये संत काव्य हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा है उसे ये प्रेम काव्य या सूफी काव्य कहते हैं। यह इनका महत्व है। इन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा का दूसरा नामकरण दिया। और ये हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 193 ईस्वी से मानते हैं। और हिंदी का प्रथम कवि हैं वो शंभू को मानते हैं, और जबकि जो शंभू है वो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, क्योंकि इन्होंने साहित्य इतिहास का प्रारंभ है वो 693 ईस्वी से माना है। अगले साहित्य इतिहासकार हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, 2 भागों में विभाजित है। इसमें गुप्त जी ने विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। इन्होंने विकासवादी सिद्धांत को इस साहित्य इतिहास ग्रंथ के अंदर अपनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो प्रतिपादित ढांचा है उस ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त करते हैं। जो शुक्ल जी ने सबल प्रमाणों के माध्यम से खंडन करने का काम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, परंतु उनके द्वारा स्थापित ढांचे के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश है वो कौन करते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने रीति काव्य की भूमिका एवं हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 के अंदर संपादित किया, कहते हैं कि 23 से 26 विद्वानों के द्वारा इस ग्रंथ को संपादित करने का कार्य किया। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया। और दूसरी इनकी हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक हैं वो है रीति काव्य की भूमिका। परशुराम चतुर्वेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित उत्तरी भारत की संत परंपरा साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन हैं? परशुराम चतुर्वेदी। प्रभुदयाल मित्तल, जिन्होंने चैतन्य संप्रदाय और साहित्य नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में 1959 और 60 के अंदर। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंध में हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा और वह कितने भागों में संगत असंगत से संबंधित पूछा जा सकता है। एवं प्रश्न उनके प्रकाशन वर्ष को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में 1959 और 1960। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य नाम से साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। मोतीलाल मिनारिया, जिन्होंने राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। सुमन राजे, साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से ग्रंथ किसका है? सुमन राजे का। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। संवेदना का विकास है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है 1986। डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखे गए। तो ये विद्यार्थियों
हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा से संबंधित साहित्य इतिहास दर्शन एवं प्रमुख साहित्य इतिहास पद्धतियाँ एवं प्रमुख साहित्य इतिहासकार के संबंध में। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। जल्द हम अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।